स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरटोनिक सेल के बारे में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, I had already mentioned that in this type of solution the concentration of solute is more than the concentration of सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन में सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, इसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि यदि हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक एनिमल सेल को डालते हैं तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब एनिमल सेल को डाला जाता है तो एनिमल सेल के अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सॉल्यूशन की तरफ होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होता है, जिसके कारण जो सेल है वो श्रिंक हो जाती है और इस टाइप के ऑस्मोसिस को हम एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। उसी प्रकार आज हम देखेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ अ प्लांट सेल is placed in a hypertonic solution। जैसे हमने देखा कि जब हम एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो एनिमल सेल श्रिंक हो जाती है, वैसे ही अब हम देखेंगे कि जब हम एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। तो इफ यू कैन सी, दिस इज अ बीकर और इस बीकर में हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया। We have taken a hypertonic solution in this beaker, and if you can see, hypertonic solution के अंदर इस बीकर में हमने रख दी एक प्लांट सेल। ओके, जानने की बात यह है कि आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दे आर अ टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल, बट प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है और इस एक्स्ट्रा कवरिंग को हम कहते हैं सेल वॉल। तो प्लांट सेल, in this diagram you can see the plant cell has two covering, अंदर वाली कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहा, बाहर वाली कवरिंग को सेल वॉल कहा, और ये इसका न्यूक्लियस है। सिंस हमने ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया है, दैट मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। अपवर्ड एरो मतलब ज़्यादा, डाउनवर्ड एरो मतलब कम। और सेल के अंदर सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ऑस्मोसिस देखना है कि ऑस्मोसिस किस प्रकार से होता है। तो इफ यू कैन सी इन दिस पिक्चर that यहाँ पर सल्यूट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन द बीकर, इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और ये सेल जो है, दिस सेल इज अ प्लांट सेल एंड यू कैन सी दैट दिस प्लांट सेल हैज टू कवरिंग्स, एक सेल मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम, सेल के अंदर सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। हमें यहाँ पर ऑस्मोसिस देखना है, तो ऑस्मोसिस के लिए हम सॉल्वेंट में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ऑल ऑफ यू नो दैट ऑस्मोसिस मीन्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं सेल के अंदर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है
और सेल के बाहर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि ऑस्मोसिस होगा और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएंगे और इस प्रकार के ऑस्मोसिस को हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि when the plant cell is placed in hypertonic solution, then the solvent molecules, और प्लांट सेल के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? वाटर। सो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग आउटसाइड द सेल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के बाहर जाने लगेंगे। दैट इज, हम इसको सिंपल वर्ड्स में हमने पढ़ा है, इट इज अ टाइप ऑफ ऑस्मोसिस which is known as exosmosis। और फाइनली अगर आप देखो तो एक्सोस्मोसिस, यदि प्लांट सेल में एक्सोस्मोसिस होगा तो प्लांट सेल का क्या होगा? तो if plant cell undergoes exosmosis, that is it loses water, then you can see सेल वॉल ऐसे के ऐसे ही रहेगी, बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से श्रिंक अवे कर जाएगी। तो इस प्रकार से इफ यू कैन सी दैट सेल मेम्ब्रेन shrinks away from cell wall due to एक्सोस्मोसिस। और प्लांट सेल में जब एक्सोस्मोसिस के बाद सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर हो जाती है, यानी कि सेल वॉल से दूर श्रिंक हो जाती है, तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट प्लांट सेल undergoes plasmolysis. Now, if you can see that when the plant cell is placed in hypertonic solution, तो प्लांट सेल के अंदर से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे, जिसके कारण प्लांट सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से दूर होके श्रिंक हो जाएगी। This is the cell wall of plant, and if you can see in the diagram that the cell membrane has shrunken away from the cell wall, and thus the plant cell undergoes plasmolysis. Now what do you mean by plasmolysis? प्लाज्मोलाइसिस दो वर्ड से बना है, प्लाज्मा और लाइसिस। प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसिस मतलब उसका ब्रेकडाउन। तो यदि आप इस पिक्चर में देखें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक अवे हो गई है, उसका ब्रेकडाउन हो गया है, हेंस इट इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। सो दस द प्लांट सेल अंडरगोज प्लाज्मोलाइसिस, दैट इज the cell membrane or plasma membrane shrinks away from the cell wall of plant cell. Okay, so जब भी आप किसी प्लांट सेल को if you are going to place it in a hypertonic solution, then
in a hypertonic solution the plant cell will start losing water, जिसके कारण जो प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से दूर श्रिंक हो जाएगी इस तरीके से, और इस प्रोसेस को हमने प्लाज्मोलाइसिस कहा है. दिस इज अ वेरी important process and this is the frequently asked question in the school examinations. इसके बाद हम देखेंगे, then we are going to see the next type of solution. The next type of solution is known as a hypotonic solution. हाइपोटोनिक सोल्यूशन के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही श्रिंक क्यों हो रही है, सेल वॉल क्यों नहीं श्रिंक हुई. द रीज़न इज कि प्लांट्स के पास किसी भी प्रकार का कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं होता. जैसे हमारी बॉडी में एक स्केलेटल सिस्टम है जो कि बोन्स से बना हुआ है, जो हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. प्लांट्स के पास प्रोटेक्शन के लिए उनको नेचर ने एक एक्स्ट्रा कवरिंग दी है जो है सेल वॉल. तो प्लांट की हर सेल के पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं, और ये जो सेल वॉल होती है बहुत ही हार्ड और टफ होती है. सो इट इज मैक्सिमम टाइम इट डज नॉट अंडरगो एनी टाइप ऑफ चेंज इन इट्स शेप. तो इसीलिए यहाँ पर इस सोल्यूशन में सेल वॉल में कोई चेंज नहीं आया, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि वो थोड़ी सी सिंपल होती है, फ्लेक्सिबल होती है और थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, इसीलिए उसमें चेंजेस आए, बट सेल वॉल में किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं आए. नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन. तो इन दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन the concentration of solvent is more than the concentration of solute. तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होता है. दैट इज इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. तो अब फिर से एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन if an animal cell is placed in हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. यदि हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक एनिमल सेल को रख दें तो क्या होगा. तो ये होगा सिंपली, अगर हम देखें, इफ दिस इज द बीकर, ये हमने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर वी हैव टेकन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड साथ ही साथ इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने एक वी हैव टेकन एन एनिमल सेल. सो दिस इज एन एनिमल सेल, और क्योंकि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द एनिमल cell. In this beaker we have taken hypotonic solution, and hypotonic solution मतलब इस बीकर के अंदर जो सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है इस सॉल्यूशन में वो कम होगा और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा. तो सेल के अंदर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में सेल के अंदर सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम. अगेन मैं पहले भी आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि हम जब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ऑस्मोसिस किस तरीके से होगा, हाउ विल द ऑस्मोसिस टेक प्लेस. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हमने एनिमल सेल को डाला है, एनिमल सेल के अंदर सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन
ज़्यादा है और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और सोल्यूशन में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो अब हम ये जानेंगे कि यहाँ पर ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सेल के अंदर सॉल्वेंट कम है और सेल के बाहर सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट विल मूव इनसाइड द सेल। इस प्रकार के ऑस्मोसिस को हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। सो सच टाइप ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज एंडोस्मोसिस। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि when an animal cell is placed in hypotonic solution, जब हम एक एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, where solvent concentration is more, तो क्या होगा, then the solvent molecules से हम क्या समझ सकते हैं, solvent molecules मतलब water molecules move inside the cell, from the solution. Thus the, इसका रिजल्ट क्या होगा, thus the animal cell, इसके रिजल्ट में the animal cell will swell up and also can burst मतलब फट भी सकती है। तो यदि हम एक पिक्चर के थ्रू ये जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से एक एनिमल सेल में चेंजेस आएंगे आफ्टर एंडोस्मोसिस, सो सेल कुछ इस तरीके से फूल जाएगी। इफ यू सी द शेप चेंज इनसाइड द सेल, you can see in this diagram that the animal cell swells up due to endosmosis. And you know what is endosmosis? Endosmosis का मतलब होता है कि जब सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम है, तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम होने के कारण सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर एंटर करेंगे, एंड दिस टाइप ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज एंडोस्मोसिस, ड्यू टू विच ये एनिमल सेल स्वेल अप हो सकती है और इवन बर्स्ट हो सकती है, फट भी सकती है। सो दिस इज हाउ द चेंजेस अकर इन एन एनिमल सेल जब हम एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट व्हाट विल हैपन इफ द प्लांट सेल, हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या चेंजेस आते हैं। तो अभी हम देखेंगे व्हाट विल हैपन if a plant cell is placed in hypotonic solution। अगर हमने एक प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो क्या होगा। सिमिलरली हम एक पिक्चर या डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल में यदि हम एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो भी एंडोस्मोसिस होगा, और यदि हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो भी एंडोस्मोसिस होगा, बट दोनों में जो रिजल्ट्स आते हैं वो डिफरेंट है। जैसे हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में देखा, जब हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एनिमल सेल को रखा था तो वो एनिमल सेल पूरी की पूरी श्रिंक हो गई थी, लेकिन जब हमने प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा था तो प्लांट सेल जो है उसकी सेल वॉल इंटैक्ट थी, बट उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक अवे हो गई थी, जिसको हमने प्लाज्मोलाइसिस कहा। सिमिलरली यहाँ पर भी जब हम
हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लांट को रखेंगे तो वी आर जस्ट गोइंग टू सी that what is going to happen to a plant cell if it is placed in a hypotonic solution. Since all of you know that plant cell has an extra covering over it and this extra covering is known as a cell wall. Plant cell में एक extra covering होती है जिसको हम cell wall बोलते हैं. और फिर से हम जानते हैं कि एक hypotonic solution में सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है. सिमिलरली सेल के अंदर सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड. आगे बाहर के कंपैरिजन में अंदर के सल्यूशन में आप कोई सोचेगा अंदर कौन सा सल्यूशन है, तो अंदर है साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म एक प्रकार का सल्यूशन ही है क्योंकि साइटोप्लाज्म मीन्स द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. एंड साइटोप्लाज्म में पानी है और बहुत सारे सल्यूट्स प्रेजेंट हैं उस पानी में, तो उस प्रकार से साइटोप्लाज्म भी एक प्रकार का सल्यूशन है. तो साइटोप्लाज्म में सल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है. तो सिंस दिस इज अ प्लांट सेल और ये एक हाइपोटोनिक सल्यूशन है, तो इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यदि आप देखो तो सॉल्वेंट जो है, ये सॉल्वेंट जो है मूवमेंट सॉल्वेंट का देखेंगे ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगा, तो सॉल्वेंट बाहर ज़्यादा है सेल के अंदर कम है. तो द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल मूव इनसाइड द सेल दैट इज फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द सेल. इस प्रकार के ऑस्मोसिस को हम कहते हैं एंडोस्मोसिस. फिर से रिपीट करूंगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन में ज़्यादा हैं, सेल के अंदर कम है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन से सेल के अंदर जाएंगे. इस प्रकार के ऑस्मोसिस को एंडोस्मोसिस कहा जाता है. नेक्स्ट इज, यदि आप सेल की कंडीशन देखें, इफ यू आर गोइंग टू सी द कंडीशन ऑफ सेल, what is going to happen to the cell if it is placed in hypotonic solution. This is a hypotonic solution और क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्लांट सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं, दैट मीन्स किसी भी सेल के अंदर जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंटर करेंगे तो उस सेल का क्या होगा, उस सेल का ये होगा कि वो सेल स्वेल अप हो जाएगी. द सेल इज गोइंग टू स्वेल अप, उसका साइज बढ़ जाएगा. बट प्लांट सेल के साथ ये पॉजिटिव बात है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होने के कारण, प्लांट सेल में सेल वॉल होने के कारण वो बर्स्ट नहीं करेगी. इट विल नॉट बर्स्ट ड्यू टू presence of cell wall. So again I'll tell you that if a plant cell is placed in hypotonic solution, then the water or the solvent molecules, और solvent molecules ज़्यादातर क्या होते हैं, solvent molecules होते हैं water, तो the solvent molecules start entering inside the cell from solution में से सेल के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे. दिस इज नोन एज, इसे हम कहते हैं, दिस इज नोन एज एंडोस्मोसिस. एंड दस द, अब प्लांट का क्या होगा, दस द प्लांट सेल will swell up but not burst
बट बर्स्ट नहीं होगी ड्यू टू एक्स्ट्रा टफ कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम प्लांट सेल को रखते हैं तो उसमें भी एंडोस्मोसिस होता है, यानी कि सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्लांट सेल के अंदर जाएंगे, एंडोस्मोसिस होगा और प्लांट सेल फूल जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, बट वो बर्स्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग है और इस एक्स्ट्रा कवरिंग को हम कहते हैं सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है ये बड़ी टफ होती है, जिसके कारण प्लांट सेल नहीं फटती। लेकिन जब हमने एनिमल सेल को, अभी हमने देखा कि जब हमने एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा था तो एनिमल सेल स्वेल अप हुई और फिर वो बर्स्ट भी हो सकती है बिकॉज उसके पास कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं है। सो दीज आर द चेंजेस दैट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व in a plant cell and in a animal cell if they are placed in a hypotonic solution or if they are placed in a hypertonic solution. Next यदि अब हम देखें तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है if raisins are kept in water। अगर आपने रेजिन्स यानी कि किशमिश को पानी में रखा है, they will swell up but will not burst, पर burst नहीं होंगे, फूटेंगे नहीं। You must have seen commonly कि सभी लोगों ने खीर खाई होगी और खीर में आपने देखा होगा बहुत सारे किशमिश पड़े होते हैं। खीर में जो किशमिश होते हैं वो बहुत सारा वाटर अब्जॉर्ब कर चुके होते हैं और वो फूल गए होते हैं, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि वो फूल के फट गए। दे रिमेन स्वेल्ड अप बट दे डू नॉट बर्स्ट। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ you can say plant cell because they do not burst in a hypotonic solution. Now the next type of solution is isotonic solution. Isotonic solution में what we will see is in this type of solution no changes। पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये सॉल्यूशन क्या होता है। तो in this type of a solution the solute concentration and solvent concentration is equal with respect to the other solution। That means कोई भी टाइप की सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, यदि ये एक सेल है और इसके बाहर एक सॉल्यूशन है तो अंदर और बाहर यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो इक्विवेलेंट है बाहर के सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन से, और सेल के अंदर जो सॉल्वेंट है दैट इज इक्विवेलेंट टू द सॉल्वेंट आउटसाइड इन द सॉल्यूशन। तो यदि दोनों तरफ सेल के अंदर और सेल के बाहर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट या ऑस्मोसिस कब होता है? जब सेल के अंदर और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन लेवल में डिफरेंस हो, या तो सेल के अंदर सॉल्वेंट कम हो और बाहर सॉल्वेंट ज़्यादा हो, या तो सेल के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा हो और बाहर सॉल्वेंट कम हो। जब सॉल्वेंट के लेवल में चेंजेस होते हैं सेल के अंदर और बाहर, तभी ऑस्मोसिस होता है। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन इक्विवेलेंट होंगे सेल के अंदर और बाहर तो किसी भी प्रकार का ऑस्मोसिस नहीं होगा, और चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो
उस सेल में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, द सेल विल रिमेन एज इट इज। सो यहाँ हम ये लिख सकते हैं दैट नो चेंजेस विल अकर, no changes will occur in plant cell or animal cell if they are placed in an isotonic solution। यदि हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा है तो उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ isotonic solution, the changes that can occur to cells in an isotonic solution. So here we have discussed the different types of solution. अब हम ये देखेंगे कि what are the functions of plasma membrane और cell membrane। सबसे पहला फंक्शन, functions of cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सबसे पहला फंक्शन इज इट प्रोवाइड्स अ शेप टू द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल को शेप प्रोवाइड करता है। सिंस इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग, सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। इट गिव्स अ प्रॉपर शेप टू द सेल। सेकेंड इज it provides protection to the cell। एक सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट इज हर एक सब्सटेंस सेल के अंदर नहीं जा सकता या हर एक सब्सटेंस सेल के बाहर नहीं जा सकता सेल के अंदर से। सो इस प्रकार से सेल को प्रोटेक्शन, सेल को किसी भी हार्मफुल एजेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड इज इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड टफनेस to the cell। It provides rigidity and toughness to the cell, यानी कि एक सेल को टफ बनाए रखती है, उसको रिजिड, सख्त बनाए रखती है। सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज्ड रखती है एक सेल मेम्ब्रेन। फोर्थ इज दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows the movement of some selected substance। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट सेल के अंदर और सेल के बाहर जो मूवमेंट है सब्सटेंसेस का वो पॉसिबल होता है। और ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अलाउ कर रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण पहली बात तो सब्सटेंसेस का मूवमेंट पॉसिबल होता है। दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ ऑल द सब्सटेंसेस टू मूव इन एंड आउट। को हर कोई सब्सटेंस सेल के अंदर या सेल के बाहर नहीं जा सकता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेक करता है एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। तो इट इज परमिएबल हम कह सकते हैं। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, that plasma membrane is a flexible membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है and its flexibility allows some unicellular organisms to move। तो यहां अगर आप देखो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, मूव कर सकती है, लचीली है। और इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण
कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं और मूवमेंट के कारण वो अपना खाना ऑब्टेन कर सकते हैं. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, you must have commonly seen or studied about it in amoeba. So, flexibility of plasma membrane, flexibility of plasma membrane can be very well witnessed in amoeba. और इसी से रिलेटेड, फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज नोन एज एंडोसाइटोसिस. व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? इट इज द एबिलिटी और capacity of a cell provided by the flexibility of cell membrane, due to which it is able to change its shape and engulf some type of substances inside the cell. तो हम सिंपल वर्ड्स में ये बोलेंगे कि एंडोसाइटोसिस, एंडो मतलब अंदर लेना, साइटोसिस मतलब इनसाइड द सेल. तो एंडोसाइटोसिस, टेकिंग सम सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल इज एंडोसाइटोसिस. और एक सेल एंडोसाइटोसिस क्यों कर पाता है? बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, जिसके कारण वो सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर कुछ सब्सटेंसेस को एनगल्फ कर सकता है और इसी प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं. नेक्स्ट आप देखोगे कि एंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है. फर्स्ट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस और सेकेंड इज नोन एज पिनोसाइटोसिस. फर्स्ट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, सेकेंड इज नोन एज पिनोसाइटोसिस. We are going to discuss the phagocytosis and pinocytosis in detail. Phagocytosis. This is a term जो आपने पहले भी पढ़ा होगा. Phagocytosis word का मतलब होता है when due to flexibility of cell membrane, a cell is able to engulf some solid substance inside it. जब सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण एक सेल अपने अंदर कुछ सॉलिड सब्सटेंस को एनगल्फ कर सकती है, इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज सेल ईटिंग. इसे हम सेल ईटिंग भी कहते हैं. और इसका एग्जाम्पल है फैगोसाइटोसिस,
फैगोसाइटोसिस इन अमीबा। अमीबा में आपने फैगोसाइटोसिस देखा होगा। हाउ डज अमीबा में फैगोसाइटोसिस कैसे होता है? तो इफ यू कैन सी, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनील्स होते हैं कुछ इस तरीके से, बीच में मैंने न्यूक्लियस बनाया है। ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई शेप नहीं होता, वो इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है और ये आउटर कवरिंग जो है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अमीबा को जब अपना खाना खाना होता है, जब अपने फूड को एनगल्फ करना होता है, तो वो किस तरीके से फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है, यानी कि किस तरीके से वो अपने फॉल्स फीट को एक्सटेंड करके और किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के शेप को चेंज करके, फ्लेक्सिबिलिटी को शो करके वो अपने फूड को एनगल्फ करता है। तो दिस इज अ अमीबा। जब ये फूड पार्टिकल को देखेगा तो अमीबा एक इस तरीके का एक्सटेंशन बनाएगा। When amoeba engulfs, when amoeba sees its food, what happens is, जैसे मान लीजिए ये फूड है, this is the food, okay? So अमीबा ने, ये अमीबा का शेप था, आप देख रहे हो अमीबा ने एक टेम्पररी से एक्सटेंशन निकाले हैं और इस टेम्पररी एक्सटेंशन को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सो सिंपली हुआ क्या, when amoeba finds food, it extends some false, कुछ टेम्पररी या फॉल्स फीट लाइक एक्सटेंशन निकालता है, एक्सटेंशंस कॉल्ड सूडोपोडिया। इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। तो जब भी अमीबा को खाना दिखाई देता है तो वो अपने सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है और एक ऐसे फॉल्स या टेम्पररी फीट यानी कि पैरों के जैसे एक्सटेंशंस को बाहर निकालता है, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। सूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट। नेक्स्ट इज, आफ्टर इट एक्सटेंड्स इट्स सूडोपोडिया, सूडोपोडिया के एक्सटेंशन के बाद व्हाट इट डज इज, वो अपने सूडोपोडिया, दोनों तरफ के सूडोपोडियाज को इस तरीके से फ्यूज कर लेता है। इफ यू कैन सी दिस, सो आफ्टर एक्सटेंशन ऑफ pseudopodia towards food, it fuses its pseudopodia, अपने दोनों pseudopodia को आप डायग्राम में देख सकते हो, फ्यूज कर लेता है टू फॉर्म फूड वैक्यूल। और इसने क्या बना लिया, दोनों साइड के सूडोपोडिया को इसने फ्यूज कर लिया और एक स्ट्रक्चर, एक स्फीयरिकल स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर फूड प्रेजेंट है और इस स्फीयरिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फूड वैक्यूल। तो अमीबा ने एक स्फीयरिकल स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने फूड वैक्यूल बोला। व्हाट इज अ वैक्यूल? वैक्यूल एक टाइप का ऑर्गेनील ही होता है और ये जो ऑर्गेनील है ये किसी ना किसी सब्सटेंस को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर ये जो वैक्यूल बना है सूडोपोडिया के द्वारा, इसके अंदर फूड स्टोर्ड है, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया फूड वैक्यूल। सो आफ्टर फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड, फाइनली क्या होगा, द फूड वैक्यूल inside
सॉरी, द फूड इनसाइड द फूड वैक्यूल, जो खाना फूड वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, will be digested into the simpler substances. तो फाइनली अब इस फूड वैक्यूल के अंदर जो खाना है, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं, इफ दिस इज द फूड वैक्यूल, ये अमीबा है, ये फूड वैक्यूल है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब आप देखो, फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल. एंड देन आफ्टर द फूड इज डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्टेड फूड है, ये डाइजेस्टेड फूड फूड वैक्यूल से यू विल सी इट इज अब्सॉर्ब्ड ऑल्सो एंड देन अब्सॉर्ब्ड इनटू द सेल. तो डाइजेस्टेड फूड सेल के अंदर फूड वैक्यूल से अब्सॉर्ब हो जाता है. एंड lastly ये जो फूड वैक्यूल है, आफ्टर द फूड हैज बीन अब्सॉर्ब्ड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इट विल बी इजेस्टेड और एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल. सो जैसे ही खाना डाइजेस्ट होता है, खाने का डाइजेशन फूड वैक्यूल के अंदर हुआ, सिंपलर सब्सटेंसेस में जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है, तो खाना फिर जो डाइजेस्टेड फूड है वो सेल में, साइटोप्लाज्म में अब्सॉर्ब हो जाता है, और द अनडाइजेस्टेड फूड और द वेस्ट प्रोडक्ट, अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल will be excreted out. और excrete out कैसे होगा? The food vacuole, ये जो food vacuole है जिसमें waste product present है, ये food vacuole will come and attach to cell membrane of amoeba and burst, और फूट जाएगा, and the waste products will be excreted out. तो जब डाइजेशन हो गया फूड का, अब्जॉर्प्शन हो गया फूड का, अब फूड वैक्यूल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं, फूड वैक्यूल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को अमीबा बाहर भी निकालेगा. कैसे निकालेगा? जो फूड वैक्यूल है वो सेल मेम्ब्रेन के पास आके चिपक जाएगा, और जैसे ही वो सेल मेम्ब्रेन के पास आके अटैच होगा, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है उस जगह की सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाएगी, और फूड वैक्यूल के कंपोनेंट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज होंगे. तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो एक पूरा प्रोसेस है जिसको हमने फैगोसाइटोसिस बोला, ये पूरा फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस, इसमें अमीबा ने एक सॉलिड सब्सटेंस को सेल के अंदर एनगल्फ किया, और सेल के अंदर वो एनगल्फ कैसे कर पाया? बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सो इसे हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं. फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, यानी कि सेल ने कुछ खाना खाया है, सेल ने कुछ सॉलिड सब्सटेंस खाया है, और फैगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का ही एक टाइप है. एंडोसाइटोसिस सिंपली मीन्स कि सेल ने अपने अंदर कुछ एनगल्फ किया है, उसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं. नेक्स्ट टर्म है, इसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस
It is also known as cell drinking. पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं. और सेल ड्रिंकिंग से हम क्या समझते हैं? सेल ड्रिंकिंग का मतलब होता है कि whenever due to flexibility of plasma membrane, it engulfs, और सिंपली आप बोल सकते हो it intakes some liquid substances inside it. इसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस. सो फैगोसाइटोसिस was cell eating and pinocytosis is cell drinking. Pinocytosis is not of much significance. You will be studying it later in higher classes. Phagocytosis has been mentioned in your class syllabus. So I have discussed it in detail. तो जैसे आपने देखा एक प्रोसेस होता है एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस के दो टाइप्स हैं. एक बार मैं आपसे और डिस्कस करूंगी. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन के कारण, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन के कारण जो सेल है उसमें दो प्रोसेसेस होते हैं. एक तो होता है एंडोसाइटोसिस, दूसरा है एक्सोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस में हमने पढ़ा जो सेल है इट इनटेक्स सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेस, सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल. और इसके एंडोसाइटोसिस के हमने दो सब टाइप्स पढ़े, यानी कि फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस को हमने सेल ईटिंग पढ़ा और पिनोसाइटोसिस को हमने सेल ड्रिंकिंग पढ़ा. सिमिलरली अगर आप एक्सोसाइटोसिस देखो तो एक्सोसाइटोसिस में when the cell releases out some substances, जब सेल कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज आउट करती है तो इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस. जब सेल ने अंदर लिया तो एंडोसाइटोसिस, जब सेल बाहर लेगा तो बाहर छोड़ेगा कुछ सब्सटेंसेस को, एक्सक्रीट आउट करेगा, इसको हमने कहा एक्सोसाइटोसिस. नेक्स्ट इज लास्ट, कुछ बच्चों की क्वेरीज थी जो मैं एक छोटे से फ्लोचार्ट के द्वारा आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. दैट इज, अगर आप सेल को देखो तो सेल में दो पार्ट्स हैं. एक को हमने बोला था सेल मेम्ब्रेन, दूसरे को हमने बोला प्रोटोप्लाज्म. कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत है दैट व्हाट इज अ प्रोटोप्लाज्म. सो प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन तो आप जानते हैं इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. प्रोटोप्लाज्म, एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म में हम क्या क्या पढ़ते हैं? प्रोटोप्लाज्म में दो पार्ट्स होते हैं. एक तो है न्यूक्लियस और दूसरा है साइटोप्लाज्म. सेल मेम्ब्रेन के अंदर द स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इज न्यूक्लियस and next it is known as what? Cytoplasm. Nucleus is a spherical structure and जो cytoplasm है, cytoplasm is the fluid that is present inside the cell.
और इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स। सेल ऑर्गेनील्स, ये जो सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, एवरी सेल ऑर्गेनील have their own specific function। हर सेल ऑर्गेनील का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, and thus labor inside the cell is divided among different cell organelles। इसी प्रकार से ये सब डिविजन है। कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत होती है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो सेल को हमने दो भागों में बेसिकली डिवाइड किया है, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस सेल का मेन स्ट्रक्चर है जो कि सेल के फंक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, वो सेल का ब्रेन भी कहलाता है। और न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट है एक फ्लूइड जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको सेल ऑर्गेनील्स कहते हैं, और हर सेल ऑर्गेनील का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो जितने भी फंक्शंस चल रहे हैं वो सारे ऑर्गेनील्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, डिवाइडेड हैं, ताकि सेल के अंदर फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड मैनर में चल पाएं। तो इसी प्रकार से दिस वाज द फ्लो चार्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।